हेलो एंड वेलकम टू अल्टीट्यूड आईएएस। और हम लोग देख रहे हैं PYQs टू MCQs। इसके तहत हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं और न्यूज़ एनालिसिस के बाद हम लोग क्या करते हैं PYQs देखते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के पीटी से रिलेटेड। फिर हम लोग नए क्वेश्चंस देखते हैं जिसके 2025 में पूछे जाने की प्रायिकता होती है। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है द हिंदू के पेज नंबर 3 से, केरला पासेज रेजोल्यूशन अगेंस्ट ऑफशोर माइनिंग। तो केरला के आसपास जो ऑफशोर माइनिंग होने वाली थी उसके अगेंस्ट में जो है केरला ने क्या किया है, रेजोल्यूशन पास किया है कि यहाँ का इकोसिस्टम हम खराब नहीं करना चाहते। तो इस संदर्भ में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, हम लोग एक तो देखेंगे माइनिंग एंड द टाइप्स ऑफ माइनिंग, ऑफशोर माइनिंग, अन्य जो माइनिंग के प्रकार होंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर इसको ठीक करने के लिए या मैनेज करने के लिए क्या भी उपाय किए जा रहे हैं वो भी हम लोग देखेंगे। इसके अलावा जो एक्ट है, एक्ट के प्रोविजंस भी हम लोग देखेंगे। माइनिंग के लिए जो एक्ट बनाए हुए हैं 2002 उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम काम करते हैं, न्यूज़ देखते हैं। और ये जो न्यूज़ है केरला पासेस रेजोल्यूशन, केरला ने अपतटीय खनन के खिलाफ जो है प्रस्ताव पारित किया है विधानसभा में सर्वसम्मति से। जो अपनी तट रेखा है उस पर अपतटीय खनन का उन्होंने विरोध किया है। यह चिंता है ऑफशोर एरिया मिनरल जो है अधिनियम 2002 में संशोधन से निजी कंपनियों को गहरे समुद्र में खनन करने की अनुमति मिल गई है। और आर्थिक और पर्यावरणीय खतरे हैं। केरल सरकार जो है समुद्री संसाधनों, मत्स्य उद्योग और जैव विविधता पर विनाशकारी प्रभाव पड़ने की चेतावनी इसके तहत दी गई है। तो माइनिंग और अपतटीय खनन हम लोग देखते हैं। तो ये जो खनन है, खनन गतिविधि में क्या किया जाता है, खनिज, धातु और अन्य जो भूवैज्ञानिक संसाधन होते हैं उसको जमीन से निकाला जाता है, जिससे क्या होता है, औद्योगिक विकास होता है और इससे आर्थिक वृद्धि होती है। तो टाइप्स ऑफ माइनिंग क्या है, तो टाइप्स ऑफ माइनिंग में सबसे पहले देखिए सरफेस माइनिंग। सरफेस माइनिंग में पृथ्वी के सतह से खनिज निकाला जाता है, जैसे ओपन पिट माइनिंग, स्ट्रिप माइनिंग। अंडरग्राउंड माइनिंग होती है, गहरी सुरंगों से खनिज निकाला जाता है। प्लेसर माइनिंग होती है, नदी तलों, समुद्र किनारों और तटछट से खनिज निकाला जाता है। और ऑफशोर माइनिंग जो होती है, समुद्र तल से खनिज निकाला जाता है। तो अभी जिस माइनिंग की बात हो रही है वो ऑफशोर माइनिंग की बात हो रही है, जो खनिज संसाधन है, खनिज तेल के निकालने की बात चल रही है। ऑफशोर माइनिंग में देख लीजिए, अपतटीय खनन में समुद्र तल से खनिज संसाधनों का निकलना शामिल होता है। इसमें गहरे समुद्र में खनन, तेल और गैस निष्कर्षण तथा बालू खनन आदि शामिल होते हैं। इसमें जो संसाधन होते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, मैग्नीज नोड्यूल, कोबाल्ट, दुर्लभ खनिज, सोने, हीरे, भारी खनिज और निर्माण सामग्री इसके अंतर्गत होते हैं। खनन के प्रकारों की बात, प्रभाव की बात करें तो सबसे पहले पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे वनों की कटाई और आवास विनाश होता है। विषाक्त कचरे से जल प्रदूषण होता है। धूल और उत्सर्जन से वायु प्रदूषण होता है। मृदा अपरदन और उर्वरता की हानि होती है। सामाजिक आर्थिक प्रभाव की बात करें तो रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है और स्थानीय समुदाय का विस्थापन होता है। श्रमिकों के लिए जो है स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी खनन के अंतर्गत होते हैं। इस संदर्भ में जो हमारा एक्ट है 2002 अपतटीय क्षेत्र खनिज अधिनियम 2002, उस पर हम चर्चा करते हैं। ये जो पर्पस है इसका, भारत के विशेष आर्थिक क्षेत्र में अपतटीय खनन को नियंत्रित करना। ये भारत के खान मंत्रालय, ये ध्यान रखिएगा, खनन मंत्रालय या खान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अन्वेषण और खनन के लिए जो है परमिट आवश्यक होता है। इसके तहत सतत खनन प्रथाओं को सुनिश्चित करना और अवैध खनन से संबंधित जो अगर अवैध खनन होता है तो जुर्माना और कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर करना। जो संशोधन हुए हैं 2023 में संशोधन किया गया इस बिल में, वो सबसे महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि पहले जो है खनिज जो स्थल खोज, अन्वेषण और उत्पादन के लिए अलग अलग लाइसेंस, मतलब कोई व्यक्ति जगह की खोज कर सकता था। अगर हम एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो कोई एक व्यक्ति ने जगह की खोज की, दूसरा ने उस जगह में ज़्यादा बेहतर डेप्थ अन्वेषण किया और तीसरा ने उत्पादन किया।
लेकिन अब क्या है, अन्वेषण और उत्पादन सब चीज का जो है लाइसेंस एक ही साथ दे दिया जाता है। मतलब एक ही व्यक्ति जो उत्पादन करेगा उसे ही उत्पादन के साथ साथ अन्वेषण का भी काम करना है। पहले अन्वेषण पूरा करने के लिए निश्चित समय सीमा नहीं होती थी, अब इसे जो है 3 वर्ष के लिए अनिवार्य कर दिया गया है, जिसे 2 वर्ष तक आगे बढ़ाया जा सकता है। पहले अन्वेषण के लिए अधिकतम क्षेत्र की जो सीमा थी वो नहीं थी, अब इसे जो है 30 मिनट अक्षांश गुने 30 मीटर देशांतर जो है कवर किया गया है इसके तहत। अब पहले उत्पादन क्षेत्र के जो है आकार पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं होता था, लेकिन अब इसे 15 मिनट अक्षांश गुने 15 मिनट देशांतर किया गया है। तो 15 मिनट अक्षांश और 15 मिनट देशांतर की जो डिस्टेंस होता है उसको अगर आप कवर करें तो वही एरिया होता है, ऐसे इसको समझने की जरूरत है। उत्पादन पट्टे 30 वर्षों के लिए दिए जाते हैं, जिन्हें, ये पहले की बात है, 20 वर्ष तक नवीकृत किया जा सकता था, लेकिन अब जो है वैधता सीधे 50 वर्षों तक दे दिया जाता है। पहले खनिज रियायतें जो है प्रशासनिक तरीके से दी जाती थी, अब उत्पादन पट्टे और समग्र लाइसेंस केवल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि जो रियायत है वो प्रशासनिक तरीके से दिया जाता था, लेकिन रियायत को अब क्या कर दिया गया है, नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से कर दिया गया है, केवल और केवल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से। पहले केवल सरकार आरक्षित अपतटीय क्षेत्रों पर अधिकार रख सकती थी, लेकिन अब जो है सरकारी कंपनी और वे संयुक्त उद्यम जिसमें सरकार का न्यूनतम 74% हिस्सेदारी हो भाग ले सकते हैं इसके तहत। पहले जो है परमाणु खनिजों खनन के लिए कोई विशेष अनुबंध स्पष्ट नहीं था, अब सरकारी संस्थाओं को यूरेनियम, थोरियम और मोनाजाइट जैसे परमाणु खनिज के खनन की अनुमति दी गई है। अब तटीय खनन कल्याण के लिए कोई विशेष ट्रस्ट नहीं था, अब जो है अनुसंधान, आपदा राहत और अन्वेषण को वित्त पोषित करने के लिए अब तटीय क्षेत्र खनिज ट्रस्ट बनाया गया है। पहले अवैध खनन के लिए अधिकतम दंड जो है 50,000 या 5 साल की कैद थी, अब इसे 5 से 10 लाख कर दिया गया है जुर्माना को, और जो है अन्य कानून को करा इसके तहत कर दिया गया है। अर्थात खनन आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है, लेकिन इसे नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि इसका जो इन्वायरमेंट और सोशल इफेक्ट हो वो कम से कम हो। अब तटीय खननों में संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए जो है सख्त पर्यावरणीय नियमों की भी आवश्यकता है। सतत खनन नीतियां आर्थिक विकास और पर्यावरणीय संरक्षण के बीच संतुलन हमें बनाने की जरूरत होगी, ताकि बार बार हमें इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि विकास और पर्यावरण दोनों को अगर हम सुरक्षा कर सकें तो ये सतत विकास की ओर आगे जा सकता है। अगला जो हमारा पेज नंबर 3 से रिलेटेड है, जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज है उससे संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है तेलंगाना लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर को। तो इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलएज होता है या एमपी होता है उसके आधार क्या क्या होते हैं। ये 2 तरीके के आधार हम लोग समझेंगे। उसके बाद अन्य जो इसमें चीज़ें होंगी उसको भी हम लोग देखेंगे, जैसे लाभ का पद स्पेशल है, और जो अन्य चीज़ें होंगी वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें अगर कुछ चुनौतियां आती हैं तो वो देखेंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है वो हम लोग पहले ही इसको देखने वाले हैं, और साथ ही साथ जो अन्य वर्डिक्ट होगा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो वर्डिक्ट होते हैं, डिसीजंस होते हैं, वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है तेलंगाना विधानसभा अध्यक्ष और चुनाव आयोग को, औपचारिक नोटिस जारी किया है। दायर याचिका किया गया था केटी रामाराव और पादी कौशिक रेड्डी ने 10 विधायकों की अयोग्यता पर कार्रवाई की मांग की जो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10वीं अनुसूचित दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्यता याचिकाओं पर देरी पर नाराजगी जताई है, और न्यायमूर्ति BR गवई ने पूछा है कि क्या विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने तक ये लंबित रहना चाहिए। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अगर एमएलए की बात करें तो सबसे पहला जो प्रावधान अगर हम देखें तो 119(1) जो अनुच्छेद है उसके तहत दिया गया है, जो अयोग्यता के आधार का निर्धारण करता है। साथ ही साथ अनुसूची 10 है जो दल बदल के कारण अयोग्यता को निर्धारित करता है। तो पहला अगर ग्राउंड देखें 191 के तहत ये अगर हम देखें तो यदि कोई विधायक ऐसा सरकारी पद धारण करता है जिसे वित्तीय लाभ हो, लाभ का पद इसके अंतर्गत आ जाता है।
अगला है मानसिक रूप से अस्थिर और दिवालियापन का शिकार हो गया कोई व्यक्ति, अपराध के लिए दोषी हो जाता है। यदि कोई अपराध में 2 वर्ष या अधिक की सजा उसे होती है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाता है। नागरिकता संबंधी समस्या अगर हो, जैसे कोई विधायक स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। और झूठा चुनावी शपथ पत्र अगर किसी ने दिया है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। दल बदल के अंतर्गत देखें तो ये 10th शेड्यूल की बात है। इसके तहत जो है स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ना, पार्टी व्हिप के खिलाफ मतदान करना, चुनाव के बाद किसी अन्य पार्टी में शामिल होना, स्वतंत्र जो विधायक चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल होता है तो ऐसी स्थिति में दल बदल कानून के तहत क्या होता है, अयोग्यता मानदंड लागू होता है। अयोग्यता का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो अनुच्छेद 192 के तहत जो है गवर्नर जो 191 के तहत जो लाभ का पद था और अन्य जो प्रोसेस थे उसके लिए 1992 के तहत राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि चुनाव आयोग की सलाह पर कार्य करे। और दूसरा है अंडर 10th शेड्यूल के अंतर्गत दल बदल मामलों में विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है। न्यायिक पुनरावलोकन की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अयोग्यता के फैसले की समीक्षा कर सकते हैं। और जो कि हो तो होलान मामला है, इसके तहत स्पीकर के निर्णय के बाद ही न्यायिक समीक्षा संभव है, ऐसा कहा गया था। इस प्रकार जो है अयोग्यता नैतिक शासन सुनिश्चित करती है और भ्रष्टाचार को रोकती है। दल बदल कानून जो है राजनीतिक स्थिरता बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन त्वरित निर्णयों के लिए जो इसमें सुधार करने की आवश्यकता नहीं। तो ये मामले क्या होते हैं, पेंडिंग ही रह जाते हैं और पेंडिंग रहते रहते तब तक जो है तत्कालीन जो केस होता है जो 5 साल तक ही खींच जाता है और तब तक जो एमएलए हैं वो एमएलए रह भी नहीं जाते। अगला पेज नंबर 5 पे है हमारा इंडिया हिट टारगेट मैटरनल मोर्टेलिटी जो है 100 डेथ्स पर लाख लाइव बर्थ। तो नड्डा ने कहा है कि हमारा जो टारगेट था मोर्टेलिटी रेट को लेकर के, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को लेकर के, उसको हमने अचीव कर लिया है। इस संदर्भ में हम लोग सबसे पहले तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के बारे में अध्ययन करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के बारे में अध्ययन करेंगे और इससे संबंधित जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल मैंडेट्स होंगे वो हम अध्ययन करेंगे और फिर हम अध्ययन करेंगे सरकार की योजनाएं। और भी अगर कुछ बातें चुनौतियां होंगी तो उसके बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मृत्यु दर में सफलता प्राप्त की गई है। मातृ मृत्यु दर में जो भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 मौतों का लक्ष्य हासिल कर लिया गया है। और जो भारत में मृत्यु दर जो है मातृ मृत्यु दर 83% की गिरावट आई है 1990 से 2020 के बीच में, जो वैश्विक दर से अधिक है। शिशु एवं 5 वर्ष के कम आयु का जो मृत्यु दर है वो हम लोग देखें तो शिशु मृत्यु दर जो है वो 69% गिरा है और वैश्विक स्तर का जो है 69%, भारत में 69% की गिरावट आई है, वैश्विक स्तर पर 55% की गिरावट आई है। भारत में मातृ और शिशु मृत्यु दर की अगर बात करें तो प्रति 1 लाख, ये याद रखिएगा, मातृ मृत्यु दर जो है मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, वो 1 लाख जीवित जन्मों पर माता की मृत्यु की संख्या होती है। भारत में जो है ये 97 है प्रति 1 लाख, यानी 100 से नीचे है। लेकिन अगर SDG गोल की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात करें, तो ये है 70 प्रति लाख जन्म के से कम होना चाहिए। मतलब 1 लाख जन्म अगर बच्चे का होता है तो 70 मृत्यु तक उसे हमें कम करने की जरूरत है। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो ये 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्यु की संख्या को बताता है। यहाँ देख लीजिए, शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 1000 जीवित जन्मों पे काउंट किया जाता है। मातृ मृत्यु दर की बात करें तो 1 लाख जीवित जन्मों पे काउंट किया जाता है। भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो 28 प्रति 1000 है, जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 12 प्रति 1000 करने की जरूरत है। मोर्टेलिटी रेट जो मतलब बच्चों की मोर्टेलिटी रेट है जो 5 वर्ष से तक के उम्र की जो है उसमें 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1000 प्रति जन्म में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की मृत्यु। तो देखिए, इन्फेंट में भी 1000, बच्चों में भी 1000 आधार है, लेकिन जब मातृ मृत्यु दर की बात आती है तो 1 लाख उसका आधार हो जाता है। तो अंडर 5 जो मोर्टेलिटी रेट है वो 32 पर 1000
है, जिसे 25 करने का जो है लक्ष्य SDG 2030 के तहत लिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करें तो आर्टिकल 21 जो है माताओं और बच्चों के स्वास्थ्य सेवाओं की गारंटी प्रदान करता है जीवन के अधिकार के तहत। अनुच्छेद 47 जो नीति निर्देशक तत्व है, राज्य को सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण सुधार करना चाहिए, ऐसा कहा गया है। इसके तहत मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 में कामकाजी महिलाओं के सवेतन मातृत्व अवकाश देने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की बात करें तो गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को पोषण सहायता सुनिश्चित करता है। CPNDT एक्ट जो है 1994 लिंग आधारित मृत्यु दर को कम करने के लिए भ्रूण हत्या को रोकता है। मृत्यु दर घटाने के लिए जो सरकारी योजनाएं हैं, मातृ स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, गर्भवती और स्तनपान करने वाली माताओं को 5,000 की सहायता देना, जननी सुरक्षा योजना, इसके तहत जो है मातृ मृत्यु दर रोकने के लिए निःशुल्क संस्थागत प्रसव का प्रावधान किया गया है। लक्ष्य कार्यक्रम जिसमें जो है अस्पताल में मातृत्व देखभाल को सुधारने का लक्ष्य रखा गया है। शिशु स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम की बात करें तो मिशन इंद्रधनुष जो शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए जो है सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान है। पोषण अभियान के तहत बच्चों और माताओं को कुपोषण को कम करने की बात की जाती है। समेकित बाल विकास योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों को भोजन व स्वास्थ्य सेवाएं देता है। कंगारू मदर केयर की अगर बात करें तो यह समय से पहले जन्मे बच्चों को बचाने के लिए त्वचा से त्वचा संपर्क को बढ़ावा देता है। आपातकालीन और स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर बात करें तो आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है प्रति परिवार 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है। 108 एम्बुलेंस सेवा की अगर बात करें तो माता और नवजात शिशुओं के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार जो है शिशु और बाल मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन इसमें क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है। और SDG जो है सतत विकास लक्ष्य, उसको प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य से योजनाओं को और प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने की जरूरत है। प्राथमिक स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रम को मजबूत करके हम आगे के सुधार को संभव बना सकते हैं। अगला जो हमारा न्यूज़ है वो पेज नंबर 12 से रिलेटेड है। IMF ने कहा है कि जो NBFCs हैं उसका जो फाइनेंशियल सिस्टम है बहुत ज़्यादा दबाव में है, और इस संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा जो NBFC है और बैंक्स है, बैंक नॉर्मल बैंक, उसका हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। इस संदर्भ में जो एक्ट्स लागू होते हैं हम उसको भी देखने वाले हैं, और अन्य जो भी प्रावधान होंगे हम उसको भी इसके तहत देखेंगे। तो IMF ने वार्न किया है NBFC की अति निवेश से वित्तीय स्थिरता पर खतरे की चेतावनी दी गई है। NBFC का जो अति निवेश जोखिम है, वित्त वर्ष 2024 में बिजली क्षेत्र में के 63% ऋण केवल 3 प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर वित्त कंपनियों से थे। IREDA जो है और NBFC लाइक IREDA जो है अधिक वित्तीय जोखिम का सामना करना पड़ रहा है इनको। सार्वजनिक बैंक की जो पूंजी पर्याप्तता चिंता इसके तहत रखी गई है कि मंदी और मुद्रास्फीति बढ़ने की स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 9% पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने में असमर्थ हो सकते हैं। और IMF ने बैंकों को लाभांश देने के बजाय पूंजी भंडार मजबूत करने की सलाह भी दी है। पब्लिक सेक्टर बैंक की बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को देखें तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं जिनमें सरकार की हिस्सेदारी 50% या उससे अधिक होती है, और इसका जो विनियमन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो अधिनियम है 1949 इसके तहत है। जैसे स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि। फंक्शन देखें तो जमा स्वीकार करता है और ऋण प्रदान करता है, प्राथमिक क्षेत्र को ऋण देता है, वित्तीय समावेशन जैसे जनधन योजना, PMMY योजना, सरकारी योजनाओं को लागू करना इसका कार्य रहता है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की बात करें तो ये वित्तीय संस्थान जो बैंकिंग सेवाएं जैसी सेवाएं देते हैं लेकिन मांग जमा और जो स्वीकार नहीं करते, यानी कि चालू खाता और बचत खाता का प्रावधान नहीं होता है। इसका जो रेगुलेशन है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत किया जाता है, जैसे बजाज फाइनेंस, LIC हाउसिंग पावर, ये सब।
एनबीएफसी के प्रकार की बात करें तो जमा स्वीकार करने वाले एनबीएफसी, गैर जमा एनबीएफसी, बुनियादी ढांचा वित्त कंपनियां, सूक्ष्म वित्त कंपनियां और संपत्ति वित्त कंपनियां, एसेट फाइनेंस कंपनीज इसके तहत होती है। फंक्शन क्या होता है? व्यक्तिगत और व्यवसाय के ऋण प्रदान करते हैं, वाहन और आवास वित्त प्रदान करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सूक्ष्म वित्त देते हैं और पट्टे और किराए पर खरीद सेवाएं प्रदान करते हैं। दोनों की अगर तुलना करें तो रेगुलेशन अगर बात करें तो रेगुलेशन जो है बैंक का होता है 1949 एक्ट के तहत, जबकि गैर बैंकिंग यानी एनबीएफसी का होता है 1934। तो याद रखिएगा कि पहले का जो एक्ट है आरबीआई का वो नॉन बैंकिंग का है यानी 1934, और बाद में जो एक्ट आया 1949 स्वतंत्रता के बाद वो बैंकिंग रेगुलेशन के लिए है। डिपॉजिट की बात करें तो सार्वजनिक जो क्षेत्र के बैंक है हुए सभी प्रकार के जमा स्वीकार करते हैं, जबकि नॉन बैंकिंग जो है वो मांग जमा जैसे बचत और चालू खाता स्वीकार नहीं कर सकते। ऋण देने पर फोकस की बात करें तो कृषि, एमएसएमई, आवास और कॉरपोरेट को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि गैर बैंकिंग में देख ले तो उपभोक्ता, वाहन, आवास और सूक्ष्म वित्त ऋण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। सरकारी स्वामित्व की बात करें तो बैंकिंग जो है उसमें भारत सरकार की जो हिस्सेदारी होती है 50% से अधिक होती है, लेकिन जो गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है वो निजी स्वामित्व या कॉरपोरेट द्वारा संचालित होते हैं। इस प्रकार जो है सार्वजनिक बैंक और एनबीएफसी भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये सार्वजनिक बैंक जो है वित्तीय समावेशन और सरकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि एनबीएफसी आवास, वाहन और सूक्ष्म वित्त जैसे क्षेत्रों पर सेवाएं प्रदान करते हैं। संतुलित बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र ऋण उपलब्धता और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होता है, ताकि जो है डेवलपमेंट बेहतर तरीके से और समावेशी हो सके। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको देखेंगे, फिर नए क्वेश्चन को देखेंगे। तो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत में राज्य सरकारों को कोयला खदान की नीलामी करने की शक्ति नहीं है, बिल्कुल गलत है। आंध्र प्रदेश और झारखंड में सोने की खदानें नहीं है, ये भी गलत है। और राजस्थान में लौह अयस्क की खदानें हैं, ये बिल्कुल सही है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये खान से संबंधित आपको खदानों से संबंधित इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है पेज नंबर 3 का वो ऑफशोर माइनिंग से रिलेटेड है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि एमएमडीआर जो है इसके तहत 1957 के अनुसार राज्य सरकारों को गैर कोयला खदानों की नीलामी करने की शक्ति होती है। और अगर सेकेंड स्टेटमेंट देखें तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी गोल्ड फील्ड्स और झारखंड में कुंदर कोचा गोल्ड माइंस सोने की खदानें हैं, जबकि थर्ड स्टेटमेंट सही है। राजस्थान में लौह अयस्क भंडार मुख्य रूप से भिलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू जिले में पाए जाते हैं। जो हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं जिसके आने की संभावना है, ये अपतटीय खनन से संबंधित आपको विचार करना है। अपतटीय खनन गहरे समुद्र में खनन, तेल और गैस निष्कर्षण, बालू खनन शामिल होता है इसके तहत, बिल्कुल सही है। भारत में अपतटीय खनन का नियमन पर्यावरणीय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि ये खान मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। मिनरल के लिए जो है खान मंत्रालय है। तो सेकेंड अगर गलत हो जाता है तो हमारा आंसर ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। भारत में अब खनन रियायतें केवल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से दी जाती है, बिल्कुल सही है। रियायतें जो भी है ये आपको ध्यान रखना है कि केवल नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से ही रियायतें भी प्राप्त होती हैं। तो सेकेंड गलत क्यों है? क्योंकि अपतटीय खनन का जो नियमन है भारत सरकार के खान मंत्रालय द्वारा किया जाता है, न कि पर्यावरणीय मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा जो सदस्य होते हैं एमएलए, उसकी अयोग्यता से संबंधित आपको विचार करना है। अनुच्छेद 191 के तहत लाभ का पद धारण करने से अयोग्यता हो सकती है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 10वीं अनुसूची के तहत दल-बदल के मामलों में अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल नहीं करता, ये गलत है। सेकेंड गलत है क्योंकि ये अध्यक्ष करता है इसके तहत। अनुच्छेद 192 के तहत अयोग्यता के मामलों में राज्यपाल चुनाव आयोग की सलाह पर कार्य करते हैं, ये बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा सही है, सेकेंड गलत है। सेकेंड गलत क्यों है? 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल मामलों में निर्णय जो है विधानसभा अध्यक्ष लेते हैं, राज्यपाल नहीं लेते।
अगला क्वेश्चन है हमारा मातृ और शिशु मृत्यु दर से संबंधित आपको विचार करने हैं। मातृ मृत्यु दर जो है 1000 जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु की संख्या को संदर्भित नहीं करता, बल्कि 1,00,000 बच्चों के जन्म पे माता के मृत्यु को संदर्भित करता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड तो सही है। 2020 से 2022 के अनुसार भारत की MMR यानी मदर्स मोर्टेलिटी रेट जो है ये प्रति लाख जन्म 97 है, जबकि SDG 2030 का लक्ष्य 70 प्रति लाख जन्म से कम है। ये बिल्कुल सेकंड सही है। थर्ड देखिए, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु को मापता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है 5 वर्ष का नहीं होता, बल्कि ये 1 वर्ष तक के ही बच्चों को मापता है। थर्ड भी गलत है, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। फर्स्ट गलत इसीलिए था क्योंकि मातृ मृत्यु दर जो है 1,00,000 जीवित जन्मों पर मापी जाती है, 1000 पर नहीं। और थर्ड जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी जो है 1000 जीवित जन्मों पे 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं को मापता है, 5 वर्ष से कम उम्र के शिशु को नहीं मापता। अगला हमारा क्वेश्चन है बैंकिंग और NBFC को लेकर के। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जो हैं और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के संबंध में आपको विचार करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत विनियमित होते हैं, बिल्कुल सही है। NBFC मांग जमा स्वीकार कर सकते हैं, नहीं कर सकते। PSB जो है पब्लिक सेक्टर बैंक कृषि और MSME ऋण पर ध्यान नहीं देते, ये गलत है। मुख्य रूप से उपभोक्ता और सूक्ष्म वित्त, ये तीसरा भी गलत है और क्या है सेकंड भी गलत है। तो हमारा आंसर केवल 1 हो जाएगा। सेकंड गलत क्यों है? क्योंकि NBFC जो है मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, वे RBI की अनुमति से सावधि और आवर्ती जमा स्वीकार करते हैं। अगला, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है प्राथमिकता वाले ऋणों क्षेत्रों को ऋण देते हैं, जिसमें कृषि और MSME आवास शामिल है। NBFC मुख्य रूप से उपभोक्ता, वाहन, आवास और सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करते हैं। तो आज का जो हमारा एनालिसिस है, न्यूज़ एनालिसिस विद PIQ टू MCQ, यहीं समाप्त होता है। आपको लाइक करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोग्राम अगर आपको पसंद है तो लाइक करें, शेयर कर सकते हैं दूसरे को, और हमें कमेंट करें अगर आपको कोई इशू है तो, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ये वीडियोज़ मिलते रहें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।